अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ मेलियन फार्माकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करने हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। मतलब कि हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मतलब कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप हो रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन कैरी हो रहा है हर एक सेल के अंदर। तो इन केस ऑफ हार्ट फेलियर या हार्ट डिजीज़ या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट स्ट्रोक होना या फिर एंजाइना का अटैक होना, चेस्ट पेन होना, तो इस तरह के जो डिफरेंट हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, वो डिजीज़ जो हैं वो क्यों होती हैं, क्या मेकनिज़म होता है, फिर हम उसके लिए कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और कितना डोसेज उनका होना चाहिए, और वो क्या करते हैं जाके ड्रग्स बॉडी के अंदर, के हमारा हार्ट का जो वो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इन कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। मतलब आज हमने देखना है कि डिफरेंट, जैसे अभी हमने पीछे ड्रग अब्यूज़ देखा था, तो हमने देखा था बहुत सारे डिफरेंट तरह के ड्रग्स होते हैं जो डिफरेंट तरह से बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगह के ऊपर जाके वो कोई चीज़ इनहिबिट कर रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, और आपको डिफरेंट हेलुसिनेशन होती हैं और एक्साइटमेंट होती है। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स जो होंगे वो भी डिफरेंट तरह के ड्रग्स होंगे जो कि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आप लोगे, और जो अफेक्ट करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाके। हो सकता है कोई ड्रग जो हो कोई हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ कर रहा हो, कोई ड्रग जो हो हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ कर रहा हो। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के पास जाने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज़ हार्ट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, और किस तरह काम कर रहा होता है। मतलब थोड़ी सी हमें एनाटमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं अब ये बेसिक बेसिक बातें ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी जो है आप लोगों के पास ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो आप लोग, तो आप लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया होगा। तो हम बस इसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हार्ट क्या है? हार्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिसको हम दिल कहते हैं। क्या करता है हमारा हार्ट? हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है पूरे के पूरी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है उसके अंदर? वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं। हो क्या रहा होता है? ब्लड जो है हमारे हार्ट से हार्ट पंप कर रहा होता है, पूरी ज़िंदगी पंप करता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। जैसे ही हार्ट बंद होगा, दिल रुकेगा, आप लोगों की डेथ हो जाएगी। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। तो क्या होता है कि ब्लड जो है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। ब्लड के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो कैरी कर रही होती है ऑक्सीजन को, और वो जो ऑक्सीजन है वो हर एक सेल तक पहुंचना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी, एनर्जी नहीं बनेगी, और सेल की डेथ हो जाएगी। मतलब हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा होता है, ऑक्सीजन हर एक सेल तक जा रही होती है, और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और जो डेब्रिस है वो ब्लड जो है वो वापस कैरी करके हार्ट तक लेकर आ रहा होता है, और फिर से जाके साफ़ हो रहा होता है ब्लड, और जो है वो फिर से पंप हो रहा होता है। तो इस तरह पूरा का पूरा नेटवर्क है। ये तो हो गया बेसिक बेसिक हार्ट के बारे में बातें। अब जो हार्ट है वो मस्कुलर टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। हार्ट टिश्यूज़ होते हैं, कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम मतलब हार्ट को ही कहते हैं, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं। कार्डियक मसल फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। मायोकार्डियम मतलब हार्ट, ठीक है? ये हार्ट को ही हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं। किससे मिलके बना हुआ होता है? वो हमारे पास हार्ट मसल से, हार्ट फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। अब अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो यू ऑल नो कि 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियाज होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 ऊपर के साइड के पोर्शन होते हैं, 2 नीचे के साइड के चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। और ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है पूरा का पूरा उस डिफरेंट चेम्बर्स के अंदर, और फिर एक साइड से आ रहा होता है ब्लड और एक साइड से जा रहा होता है ब्लड। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है ब्लड के अंदर? जो ब्लड के जो टिश्यू, ये हमारे पास जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं वहाँ पर, अब जो हार्ट पंप हो रहा है वो भी तो किसी के कहने के ऊपर हो रहा है ना। तो वो जो हार्ट के पंप करने का जो पैटर्न है, जो उसकी रिदम है, वो भी हमारे दिमाग में से, हमने कहा था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऐसे सब की सब चीज़ों को जो है वो ट्रिगर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो वहाँ पर कंडक्ट कैसे हो रहा होता है? हमारा नर्व इम्पल्स कैसे जा रही होती है?
बहुत सारे डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ होते हैं हार्ट के अंदर जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करा रहे होते हैं, मतलब सिग्नल ला के दे रहे होते हैं दिमाग से हार्ट को, और फिर हार्ट उसके हिसाब से अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा होता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है, मतलब पंपिंग का पैटर्न अपना ज़्यादा कर रहा होता है या कम कर रहा होता है। तो सारा सिग्नल आता है दिमाग से ही है थ्रू हार्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। और कौन कौन से टिश्यूज़ जो होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे पास SANAV नोड्स होती हैं, बंडल ऑफ फेस होता है, बंडल ब्रांचेस होती हैं, परकिंजी फाइबर्स होते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट तरह के नर्व इम्पल्स क्रिएट करने की ही टिश्यूज़ हैं, ठीक है। इन सबका काम यही होता है कि नर्व सिग्नल को हार्ट के सिग्नल को दिमाग तक लेके जा रहे होते हैं, दिमाग के सिग्नल को हार्ट तक लेके जा रहे होते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं। अब नर्व सप्लाई बताई हुई है, उन्होंने बताई हुई है नर्व सप्लाई जो है, मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर कौन सा वाला पोर्शन जो है वो सिग्नल दे रहा होता है, सिग्नल ले रहा होता है। तो वो कह रहे हैं पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों जो है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो पोर्शंस हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे पास हार्ट बीट को, हार्ट रेट को, हार्ट रिदम को, ब्लड प्रेशर को, सब कुछ मेंटेन कर रहे होते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। ये तो बेसिक बेसिक बातें होंगी, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट देखें तो अब आप देख रहे हो कि ऊपर वाले पोर्शन एट्रियाज होते हैं, नीचे वाले पोर्शन जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं, और देखो 4 चेम्बर्स होते हैं, दो चेम्बर्स ये होंगे और 2 चेम्बर्स यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन देखो तो कितनी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के नर्व टिश्यूज़ और कार्डियक मसल्स टिश्यूज़ होंगे जो कि मिल के काम कर रहे होते हैं हार्ट को पंप करने में। आगे अब ये जो पिक्चर है ना, इस पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक नॉर्मल हार्ट बीट, ये वो है ना ECG मशीन होती है जहाँ से आपको वो पूरी की पूरी हार्ट रेट मिलती है। या आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ होता है या वो अनकॉन्शियस होते हैं, उनके साथ उन्होंने एक लगाई हुई होती है जिससे उनकी हार्ट रिदम नज़र आ रही होती है, और जैसे ही वो हार्ट रिदम ख़त्म होती है बीप 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 होना शुरू हो जाती है, और उस इंसान की जब डेथ हो चुकी होती है तो वो जो होती है ना मशीन, उसको ये वो उसका ग्राफ है, ये वही वाला ग्राफ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोग्राम। जब इंसान नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर बैठा हो, मतलब सही एक हेल्दी पर्सन जो है वो उसकी जो हार्ट रिदम होती है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको ऐसी बीप आती है। जबकि अगर ये बीप उल्टी हो जाए, मतलब ये ऊपर को कम जाए नीचे को ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे कोई मसला है, हार्ट की रिदम जो है वो अपसेट है। तो यहाँ से फिर हमें पता लग जाता है इलेक्ट्रोग्राम से। अब हार्ट की जो रिदम है वो अपसेट क्यों होगी, वो इसी तरह होगी बिकॉज मे बी देयर हैव टू बी, बहुत सारे डिफरेंट तरह की हो सकता है डिजीज़ हों। तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं हार्ट रिलेटेड? क्या हो सकता है, हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाए इंसान को, मतलब ये कि ड्यू टू एनी रीज़न आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं मे बी उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, या कहीं ब्लड क्लॉट आ गया है, कोई जगह रुक गई है, और उसको कवर करने के लिए हमारे हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ रहा है, पंप ज़्यादा करना पड़ रहा है। या हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब दिमाग से सिग्नल गलत आ जाए कि आपने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना है, तो हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए तो आपकी वेन्स वगैरह फट सकती हैं और आपकी फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बीमारी जो होती है वो हाइपरटेंशन होती है। ये मतलब कि ये भी एक तरह से एक बीमारी है कि आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन से इंक्रीज़ हो जाना या डिक्रीज़ होना, कंट्रोल में ना आना। दूसरी बीमारी क्या हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू एनी रीजंस हार्ट के अंदर जो ब्लड है या कोई फ्लूइड है वो भर जाए, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी के हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड फिल अप हो गया है और उसकी वर्किंग जो पंपिंग है वो कम हो गई है, तो फिर इंसान की डेथ हो जाएगी, हार्ट बंद हो गया। करोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं, मतलब ये कि हमारे पास जो आर्टरीज़ हैं, हमारी वेन्स होती हैं और आर्टरीज़ होती हैं ना, आर्टरीज़ वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से लेके जा रही होती हैं तमाम के तमाम बॉडी की तरफ, और जो वेन्स होती हैं वो बॉडी से गंदा खून लेकर आ रही होती हैं हार्ट की तरफ, ठीक है। तो करोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब ये होगा कि किसी भी रीज़न की वजह से जो आर्टरीज़ हैं हमारी, या तो हो सकता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भर जाए और वो आर्टरी जो हैं वो छोटी हो जाएँ, ठीक है, और अब ब्लड को जाने में मुश्किल होगी। या ये हो सकता है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि खुद से बॉडी के अंदर ही कोई डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो सारे के सारे जो डिजीज़ होंगे जो आर्टरीज़ के अंदर मसला होगा वो कहलाती हैं करोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ये होगा कि हमारा पास दिल बंद हो जाना, दिल का दौरा पड़ना, दिल का ख़त्म हो जाना, हार्ट अटैक इसको बोलते हैं, ठीक है। कि दिल अब किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है पेन हुई हो सकता है
कोई भी सिग्नल ना आया हो और हार्ट बंद हो जाए, तो किसी भी तरह से हार्ट अटैक होना और दिल का बंद हो जाना कहलाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर आता है हमारे पास एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक एरिथमस। कार्डियक एरिथमस का मतलब ये हुआ कि जो दिल की धड़कन है उसका एबनॉर्मल होना। तो वो एबनॉर्मलिटी ड्यू टू एनी डिजीज़ हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया, बिल्कुल तेज़ हो गया, इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। इरेगुलर हो सकती है मतलब कि पंपिंग, हार्ट की पंपिंग ख़राब हो सकती है। हो सकता है वेंट्रिकल्स के अंदर ज़ोर से ना पंप हो रहा हो या आर्टरिया जो है उनमें मसला आ रहा हो, तो वो उसकी वजह से जो भी हमने पीछे की नॉर्मल ईसीजी देखी है ना, ये ख़राब हो जाती है। मतलब इसकी ये जो नॉर्मल रिदम है ये ख़राब हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कार्डियक एरिथमस, इरेगुलर होना हार्ट बीट का। तो अब हमने ये सब कुछ हल्का-हल्का सा डिस्क्राइब कर दिया। अब हम देखते हैं कि इन सब डिजीज़ेज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कौन-कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका डोसेज क्या होता है और वो ड्रग्स जो हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। बस थोड़ा-थोड़ा सा ही है, सब एक जैसे ही हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को याद करने की। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या होगा कि ड्यू टू एनी रीज़न हमारे हार्ट का जो है वो रिड्यूस हो जाना, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हो या आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अब हार्ट को जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ा, उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है और फिर उसको ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट अनएबल टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हमारे पास जो हार्ट नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है वो जो है बेचारा नहीं कर पा रहा है। ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एक्यूमुलेट हो गया, या हो सकता है वो लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो गया ब्लड। बॉडी की किसी भी जगह के ऊपर अगर किसी भी मेजर चीज़ के ऊपर अगर ब्लड या कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो वहाँ पे ब्लड का मूव करना मुश्किल है और हार्ट जो है वो इतनी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा पा रहा है और फिर जो है वो हार्ट फेल हो गया। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में और वीकनेस हो जाती है। बिकॉज़ वीकनेस इसलिए होगी कि उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो वहाँ के सेल्स मर रहे हैं। वो सेल्स मर रहे हैं का मतलब ये हुआ कि अब आप भी मर जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उस डिजीज़ को बोलते हैं हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, के ड्यू टू एनी रीजंस हार्ट में या किसी भी जगह के ऊपर ब्लड का जो है वो फ्लो रुक जाना और हार्ट जो है वो पंप ना कर पाए तो फिर हार्ट फेल हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में आपको बता दिया है, देखिए बिकॉज ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल आपकी उसके अंदर आर्टरीज के अंदर आ जाए और उसको ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और ब्लॉकेज हो गई है, तो वहाँ से फट भी सकती है वो आर्टरी, तो मसला हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ड्यू टू एनी स्ट्रेस कंडीशंस या कुछ भी आपके दिमाग से सिग्नल आए और आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो कंजेस्ट हो जाएं, सिकुड़ जाएं, तो उस केस में भी जो है वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और ब्लड जो है वो वहीं रुक जाएगा। ब्लड वहीं रुकेगा तो आसपास के जो बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और उन सब की डेथ हो जाएगी और एट द एंड अल्टीमेटली आपको हार्ट अटैक आएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब अब इस केस के अंदर करोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से आर्टरीज में प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लड का फ्लो रुका और फिर ब्लड जो है वो बहुत ज़ोर से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। हार्ट ने और ज़ोर से मेहनत करने की कोशिश की पर जो है वो आर्टरी फट गई या फिर इन हार्ट जो है वो फट गया और उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गई और फ़ौरन से इंसान की डेथ हो गई। फिर हमारे पास क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब यही है कि किसी भी रीज़न की वजह से हार्ट का बंद हो जाना, कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाना। कोरोनरी आर्टरीज भी हो सकती हैं इसका काज। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, उससे क्या होगा, हार्ट के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जो है सडन डेथ हो जाएगी आपकी। या अगर आपकी डेथ नहीं भी होगी तो अगर आप बच भी जाओगे तो उसके बाद जो है वो आपका हार्ट के मसल्स वीक हो जाएंगे। अब वो तो हम कहते हैं ना कि इससे किसी भी इंसान को ऑलरेडी हार्ट अटैक आया हो तो उसको फ़ौरन से सडन शॉक नहीं देना, बिकॉज अगर हम शॉक देंगे फिर दिमाग से उसके सिग्नल जाएगा कि हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाए, वो इंक्रीज़ होगी तो फिर दोबारा से उसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस तरह सब कुछ दिमाग का ही काम हो रहा होता है। फिर क्या है हमारे पास, कार्डियक एरिथमस। कार्डियक एरिथमस का मतलब ये होता है कि इरेगुलर रिदम होना, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो हो रही है, कंडक्शन सिस्टम जो चल रहा है हमारे पास, हार्ट की जो पंपिंग है वो डिस्टर्ब हो जाना। ये किस वजह से हो सकती है, ये हो सकता है चेस्ट पेन हो रही हो आपको, हार्ट फेलियर हो रहा हो तब भी, या फिर एंजाइना का अटैक हो रहा हो तब भी। तो फिर इसमें
क्या होता है ये भी बताया हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो वेंट्रिकुलर साइट है आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पर कोई मसला हो रहा हो तो फिर आपकी जो वो रिदम है वो ख़राब हो रही होगी, वेंट्रिकल्स भी काम नहीं करेंगे तो वो पंप नहीं होगा ब्लड बाहर को, और फिर दोबारा से इंसान की डेथ हो जाएगी। तो आगे भी यही बताया हुआ उन्होंने, जो ईसीजी है नॉर्मल ईसीजी और इन केस ऑफ डिजीज़ ईसीजी। देखो नॉर्मल ईसीजी में ये जा रहा है, जबकि हमारे पास इन केस ऑफ मसला यहाँ पे देखो ये इतना सी पीक बन रही है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला नीचे को ज़रा जा रहा है, इधर को ये ऊपर को जाना चाह रहा था और ये यहाँ से ज़्यादा नीचे को जा रहा है, तो ये रिदम गलत हो रही है। इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर मसला है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन जो है वो लीडिंग काज है हमारे पास, जिसकी वजह से हार्ट की जितनी डिजीज़ होती हैं वो ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं हम, तो हमारा दिमाग, क्योंकि हम कह रहे हैं ये सारा कुछ जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आ रहा होता है। जैसे ही हम टेंशन लेते हैं, एनजाइटी हमें होती है, एनजाइटी कंडीशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बॉडी की एक्टिव हो जाती हैं। और एक एक्टिविटी ये भी होती है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। तो वो कंट्रोल अप करने के लिए अपनी तरफ से सही काम करता है, लेकिन उससे हार्ट जो है वो वीक होता है ऑलरेडी। वहाँ से हाइपरटेंशन होती है, हार्ट मसल्स को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है पंप करने के लिए, और फिर ऐसा ऐसा वो वीक हो जाते हैं या कहीं ब्लॉकेज आ जाती है तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। ऑर्गन डैमेज हो जाता है, और हाइपरटेंशन की बीमारी अगर किसी इंसान को हो तो वो 10-15 साल तक होती है, उसके बाद जाके मसल्स वीक होते हैं और फिर जाके हार्ट अटैक होता है, तो आपको पता लगता है कि आपको बीमारी है। तो प्रॉपर मेडिकेशन से जो है वो हाइपरटेंशन को कंप्लीट वो कम किया जा सकता है। जैसे देखो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो वो नॉर्मल ही डे के अंदर वो कैप्सूल वगैरह खा रहे होते हैं, वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, ताकि उनका ब्लड प्रेशर अचानक से ऊपर नीचे ना हो, ताकि उनको कोई हार्ट डिजीज़ ना हो। तो ये वो जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं बॉडी के अंदर जाके, यही हमने अभी देखना है। ठीक है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपरटेंशन का काज कैसे होती है। मोस्टली लोगों की हाइपरटेंशन जो होती है ना वो बगैर किसी रीज़न की होती है, मतलब जब हम उसको डायग्नोस करना चाहते हैं ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा होता है, एवं ही हो रही होती है। इस हाइपरटेंशन को बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब आपके दिमाग के जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसी भी वजह से, किसी भी ट्रिगर की वजह से बढ़ता है, जिसकी वजह से वो जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवा देता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और फिर उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम लिया हो, तो क्योंकि हम कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड और सोडियम पोटेशियम चैनल्स चल रहे होते हैं, सोडियम इंटेक की वजह से भी ब्लड प्रेशर में इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपका कोई रेनल डिजीज़ हो, मतलब आपके यूरिन में प्रॉब्लम्स आ रही हों, यूरिन का काम क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो को, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं और जो सॉल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर आपको कोई डिजीज़ हो, फ्लूइड रिटेंशन हो, सोडियम बॉडी के अंदर ही रहेगा, सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। सोडियम का लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि सोडियम आयन और सोडियम क्लोराइड चैनल्स, सोडियम और पोटेशियम चैनल्स चल रहे होते हैं हार्ट के अंदर पंपिंग के लिए, और फिर वो लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से पंपिंग ज़्यादा हो जाती है और फिर उससे भी डेथ हो सकती है। तो अगर बॉडी के अंदर रेनल डिजीज़ है कोई, मतलब यूरिन की कोई प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्ट्स बाहर नहीं आ रहे हैं, तो अंदर सॉल्ट ज़्यादा होंगे, उस वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बॉडी वेट ओवर वेट हो तो भी आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी तो आपके हर एक सेल तक ब्लड पहुंचेगा, नहीं तो आपकी तो सेल्स वगैरह मर जाएंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका हार्ट तो चुन्ना मुन्ना सही होता है ना, तो अब अगर वो जितनी जगह तक पहुंचा सकता है ब्लड उससे ज़्यादा की आपकी बॉडी बन गई है, तो फिर मसला तो होगा। फिर उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, अब हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हर एक सेल तक चीज़ पहुंचाने को, और एट द एंड फिर हार्ट मसल्स वीक हो जाएंगे और फिर आपकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग के केस में भी क्या हो रहा है, स्मोकिंग में क्या होगा कि स्मोक कर रहे हो, लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, वही वो जो गंदमंद है स्मोक है वो ऑक्सीजन में मिक्सअप हो रही है, वही आपके हार्ट में जा रही है, फिर वो वहाँ पे जाके मसला कर रही है, तो स्मोकिंग करने से भी हाइपरटेंशन होगी। इसके अलावा सोडियम कंजप्शन जो हम पहले बात कर चुके हैं कि सोडियम इसके ज़्यादा होने की वजह से भी हाइपरटेंशन होगी। अब हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कौन कौन से हमें ड्रग्स लेने होते हैं इन केसेस के अंदर। तो
हाइपरटेंशन के केस में हम कह रहे हैं कि सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सोडियम इनटेक हो या कोई रेनल डिज़ीज़ हो तो फिर हमारे पास हाइपरटेंशन होती है। तो हमें तो क्या करना होगा इस केस के अंदर, हमें कोई ऐसी दवाई लेनी होगी जिसकी वजह से हमें यूरिन सही से आना शुरू हो जाए, ताकि सॉल्ट जो है वो बाहर चले जाएँ और हमारा जो मसला चल रहा है वो कवर अप हो जाए। तो उसके लिए जो हम दवाई लेते हैं उनको बोलते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा यूरिन फ्लो बढ़ जाता है और वो जो किडनी में मसला हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट का मसला इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे ड्रग्स जो हम लेते हैं वो होते हैं सिंपैथोलिटिक ड्रग्स वो होंगे जो हमारे पास सिंपैथेटिक, हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारा जो दिमाग है, दिमाग का जो सिग्नल है वो जो आ रहा है कि हार्ट बीट इंक्रीज़ कर दो, उसको जाके वो ब्लॉक कर देंगे, ताकि जो है वो जब वो सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं हार्ट में तो हार्ट की बीट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। और क्या हम ले सकते हैं, हम वेज़ोडायलेटर्स ले सकते हैं। वेज़ोडायलेटर्स वो ड्रग्स होंगे जो कि हमारे पास जो हमारी आर्टरीज़ और वेन्स हैं उनको जो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं वो खोल देंगे, उसकी जो वो खोल देंगे। जो वो आपस में चिपक गई हैं, छोटा हो गया, नैरो हो गया उनको पैथ, उसको खोलने में हेल्प करेंगे। वो ऐसे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे जिससे वेज़ो डायलेशन हो जाएगी हर चीज़ की, ताकि ब्लड फ्लो ईज़िली हो सके और हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ ना करना पड़े, हार्ट को ज़्यादा पंप ना करना पड़े। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, हम कैल्शियम एंटागोनिस्ट ड्रग्स ले सकते हैं। हम कह रहे हैं ना सोडियम और कैल्शियम के डिफरेंट तरह के वहाँ पर पंप्स चल रहे होते हैं, तो जब हम कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे तो उससे सिग्नल आगे नहीं जाएगा और हार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हम यूज़ कर सकते हैं और एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी ड्रग्स जाके हार्ट के मसल्स के अंदर डिफरेंट जगह के ऊपर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं जाता। ठीक है, तो अब हम हाइपरटेंशन के लिए, ये मैंने अभी आपको नॉर्मल सी बातें बताई हैं, अब हम इनको थोड़ा सा ज़्यादा, यही बातें जो मैंने आपको भी बताई हैं यही बातें बस लिखी हुई हैं। तो डायूरेटिक थेरेपी में क्या होगा, डायूरेटिक थेरेपी में ब्लड हमारे पास यूरिन का फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, डायूरेटिक्स इंक्रीज़ करता है हमारे पास सोडियम एक्सक्रीशन के, हमारे बॉडी के अंदर जो नमक है, नमक की कैपेसिटी है वो कम हो जाए, और रिलैक्स करता है हमारे ब्लड वेसल्स को। और उससे क्या होगा, जब ब्लड सोडियम हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद ही हार्ट के अंदर जो हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है वो कम हो जाएगा। कौन सी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, थायज़ाइड यूज़ करते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स में, ताकि उनका जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करें और हमारे पास सोडियम जो है वो निकल जाए। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड डायूरेटिक्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो किडनी के अंदर जो लूप ऑफ हेनले है ना उसको जाके करते हैं, सेट करते हैं, ताकि यूरिन आना शुरू हो जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि डायूरेटिक्स के अलावा भी हम बहुत सारे और ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में ले रहे होते हैं दवाइयाँ, ताकि हमारा हाइपरटेंशन कम हो सके और सोडियम का लॉस कम, सोडियम और जितने भी मिनरल्स और सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिक बन रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है वो कम हो सकें। फिर हमारे पास हमने दूसरा जो ड्रग पढ़ा था वो था सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। ये वो थे ड्रग्स जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, हम कहते थे अल्फ़ा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स थे और बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स थे ना, ये उन रिसेप्टर्स को वो जो थे ना सिग्नल्स जो थे वो उनको जाके ब्लॉक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट करने की, जो हमारे पास हमारे दिमाग से जो सिग्नल आता है कि वेन्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, वो डायलेट हो जाती हैं और फिर इजीली हार्ट बीट जो है वो सेट हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग्स जाके हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिग्नल आ रहा होता है उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं। यही लिखा हुआ है, अल्फ़ा ब्लॉकर जो होते हैं वो अल्फ़ा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाए और वेन्स जो है वो डायलेट हो जाएं। और बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, वो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे ताकि हमारे कार्डियक रिदम जो है वो सेट हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब ये ड्रग्स जो हैं वो जाके हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को में जाके उधर ब्लॉकिंग कर रहे होते हैं, जिससे हार्ट सेट हो जाता है। तो इस तरह इनडायरेक्टली वो हार्ट में नहीं घुसे, उन्होंने दिमाग में असर किया और वो जो सिग्नल आ रहा है वही रोक दिया। तो पहला वाला जो हाइपरटेंशन के लिए जो डायूरेटिक्स थे उन्होंने हार्ट को नहीं कुछ कहा, उन्होंने जाके किडनीज़ का मसला सॉल्व किया जिससे हार्ट का मसला सॉल्व हो गया। दूसरा जो था उसने जाके दिमाग का मसला सॉल्व किया जिससे हार्ट का मसला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब वेज़ोडायलेटर्स ड्रग्स वो होंगे जो जाके आर्टरीज़ का मसला सॉल्व करेंगे कि आर्टरीज़ अगर बंद हुई हुई हैं तो वो खुल जाएँ, डायलेट हो जाएँ। ये भी जाके
ये क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे मस्कुलर टोन, और हमारे पास फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स नॉर्मल कर लेंगे कि वो कंट्रक्टाइल ना हो। और कौन कौन से ड्रग्स होते हैं ये वेसोडायलेटर्स, हाइड्रोलिजाइन एंड माइनोजाइडल जो होते हैं ये वेसोडायलेटर ड्रग्स होते हैं। और इन्होंने भी जाके हमारे दिमाग के अंदर हमारे सिम्पथेटिक सिस्टम के अंदर सिग्नल ये देना है कि डायलेशन हो जाए, ठीक है। और जो कंस्ट्रिक्ट करने का जो सिग्नल था उसको उसने ब्लॉक कर देना है, जिससे वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। फिर हमने कहा था कि कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं हम कैल्शियम का इन्फ्लक्स, ताकि हार्ट और आर्टियल ब्लड वेसल्स जो हैं वो नॉर्मल काम करना शुरू कर दें, ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ हुआ हुआ वो नॉर्मल हो जाए। और उसको करने के लिए हम जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं वेरापेमाइल एंड डिल्टियाज़म, एक दोनों करते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर और लो कर देते हैं हमारा ब्लड प्रेशर। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है निफिडिपाइन और अदर कैल्शियम ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल होते हैं जो कि सेम यही काम कर रहे होते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वेज़ो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, और ये एक एंजाइम होता है जो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कर रहा होता है, मतलब ये कर रहा होता है आर्टरीज और वेन्स को कंस्ट्रिक्ट। तो जब हम जाके इस एंजाइम, अब हमने दिमाग को जाके सिग्नल नहीं रोका, हमने दिमाग का सिग्नल जिस एंजाइम के ऊपर आ रहा है उस एंजाइम को रोक दिया। जब हमने एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो अब जो है वो काम नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो थायराइड और ऑर्गेनिक एसिड डायरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। और ये भी हमारे पास फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुक जाता है, कैल्शियम जो इंक्रीज़ अप हो रहा होता है हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही होती है, वो कम हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर आगे हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये क्या होंगे, ये ऐसे ड्रग्स होंगे जो जाके ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर्स को, डिफरेंट रिसेप्टर्स को जो कि ब्लड वेसल्स और एड्रेनल कॉर्टेक्स को रिसीव कर रहे होंगे हमारे पास। जब हमारे पास रिसीव करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं बचेगी तो जो दिमाग से सिग्नल आएगा वो यूज़ ही नहीं होगा आगे, और उससे फिर नेक्स्ट कोई काम हो ही नहीं पाएगा। इस तरह हम दिमाग के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं डायरेक्ट दिमाग के अंदर जाके भी, मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी टारगेट करके, हम एंजाइम को भी टारगेट करके और रिसेप्टर को भी टारगेट करके। तो इस तरह डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ हमारे पास हाइपरटेंशन को कम कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है हाइपरटेंशन क्राइसिस की, सीवियर हाइपरटेंशन जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक हो सकता है और फ़ौरन से डेथ भी हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते रहा करें, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो दवाई ले रहे होते हैं हाइपरटेंशन की, क्योंकि कभी भी उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम पहले ही प्रिवेंशन कर लेते हैं, हम उनको ड्रग्स देते रहते हैं नॉर्मली ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो ही ना और हम कभी इस सिचुएशन के अंदर पहुँचे ही ना कि कहाँ कि थोड़ी सी भी देरी से मर बंदे की मौत हो जाए। उससे बेहतर है हम उनको हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते रहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, डाइज़ोज़ाइड और नाइट्रोप्रोसाइड जो होते हैं वो यूजुअली वेज़ोडायलेटर्स होते हैं जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर, इमरजेंसी क्राइसिस के अंदर दिए जाते हैं। ये तो हो गई हाइपरटेंशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो है हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस का मतलब ये होता है कि चेस्ट के अंदर पेन होना, दिल के अंदर दर्द होना, जो कि किसी भी वजह से हो सकता है। वो हो सकता है आपकी वेन्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, या हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ रहा हो, या आपको स्ट्रेस हो उसकी वजह से भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको दिल के अंदर दर्द हो सकता है। तो हमारे पास दिल के अंदर दर्द हो सकता है, हमारे पास करोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से भी, जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि करोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम बोलते हैं CAD, इसकी वजह से भी दिल में दर्द हो सकता है। तो अगर आर्टरीज़ के अंदर अब मसला है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से हम ड्रग्स लेते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स लेते हैं, बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स लेते हैं, हम कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी लेते हैं। यही सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। उनके बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या करेंगे, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाके वहाँ पे सिग्नल ब्लॉक कर देंगे। कैल्शियम एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम कर देंगे ताकि हार्ट बीट इंक्रीज़ ना हो। और अब हम देख लेते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का क्या काम है। ये ड्रग स्टिमुलेट करते हैं, मतलब इंक्रीज़ करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो एक्ट करता है एज अ वेज़ोडायलेटर,
जिससे क्या होता है, वेन्स होती हैं वो खुल जाती हैं और आराम से इजीली वर्क हो पाएगा, और जो दर्द हुई है आपको दिल के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में काज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से डिक्रीज़ भी हो सकता है और इरेगुलर हार्ट बीट ही भी हो पाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको एक लिमिट के अंदर ही लेना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है और फिर उससे भी आपकी डेथ हो सकती है। ड्रग्स यूज़ टू रिलीव एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है आपके दिल के अंदर तो फिर फ़ौरन से आपको क्या लेना होता है, आपको तब लेना होता है अमाइल नाइट्राइट। अमाइल नाइट्राइट आप इनहेल करते हो, वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर सा लगा देते हैं ना, वैसा सा होता है उसके अंदर, और सडन आपको देना होता है 5 से 10 मिनट तक की ड्यूरेशन के साथ। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन भी आप एडमिनिस्टर करते हो सबलिंगुअल वे में 30 to 40 मिनट्स तक, और इससे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाता है और जो आपको दिल के अंदर दर्द हुआ है वो कम हो जाता है। ड्रग्स यूज्ड प्रोफिलैक्टिकली टू प्रिवेंट एंजाइना पेक्टोरस, अब जो एंजाइना पेक्टोरस को प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं ताकि दर्द कभी ना हो, वो होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एज एन ऑइंटमेंट भी यूज़ की जाती हैं और कैप्सूल्स के फॉर्म में भी दी जाती हैं, ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में भी दिल के ऊपर लगाए जा सकते हैं, और 3 to 5 टाइम्स अ डे डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रीक्वेंसी के कितने दफ़ा आपको अनजाना का अटैक हो रहा है उसके हिसाब से आप फिर लेते हो ताकि एडवर्स इफ़ेक्ट से आप बच सको। ठीक है। अब हमने ये सब कुछ तो देख लिया कि हर ड्रग्स का अच्छे अच्छे फ़ायदे बड़े हैं, हमने कितनी सारी बीमारियां जो हैं वो ड्रग्स की मदद से कम करें, लेकिन मैं आपको ये बताया ना कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा मकदार में भी ले लोगे तो भी ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। हमने बिल्कुल लो भी नहीं करना कि दिल की धड़कन नहीं पंप होना ही बिल्कुल रुक जाए और फिर भी मर जाओगे, ज़्यादा हो जाएगी तो भी मर जाओगे, ज़्यादा कम हो जाएगी तो भी मर जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक मॉडरेट अमाउंट में रखना है। तो यही उन्होंने बताया हुआ है कि जब आप नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स लेते हो तो क्योंकि ये वेज़ो डायलेशन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जब आप ये लेते हो तो आपको क्या होता है, वेज़ोमोटर फ्लशिंग हो सकती है, आपको डिज़ीनेस मतलब नींद सी आ सकती है, हेडेक हो सकता है, मतलब कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। व्हेन एडमिनिस्टर्ड फॉर एक्यूट एंजाइना द सडन ऑनसेट ऑफ वेज़ो में काज हाइपरटेंशन, फेंटिंग एंड टैचिकार्डिया, मतलब कि जब बहुत मिकदार में एंजाइना का अटैक आपको हुआ होता है हॉस्पिटल में, जब आपको ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स दिए जाते हैं तो उससे सडनली आप बेहोशी में भी चले जाते हो और फिर फेंटीनेस हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन से नीचे जाता है। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स को हम कहते हैं कि सोए ना, बिकॉज़ अगर सो गए तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बहुत ही कम हो जाएगी आपकी हार्ट रेट और फिर आपको जगाना मुश्किल है, हो सकता है फिर आप जागो ही ना। तो हम उनको उठा के करवाते हैं ताकि वो अपने होश में रह सकें। ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर यही है, बाकी का लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।